अच्छा, ये हम देख रहे थे कि हमारे पास टास्क 2 में हमने सिंपल 5 इंटू 5 5 प्लस 2 करना था, 6 माइनस 4 करके उनको मल्टीप्लाई करा देना। तो 5 और 2 हमने ई एक्स ई बी एक्स में रखा, फिर हमारे पास उनको ऐड कराया और उसके बाद जो आउटपुट आया वो हमारे पास किसके अंदर, ई एक्स के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, जो हमारे पास ऑपरेटर होता है उसके अंदर आ रहा होता है। फिर हमने मूव करा दिया ई एक्स को ई बी एक्स में, ई एक्स को खाली करने के लिए। फिर हमने दूसरा परफॉर्म किया, ई एक्स इनमें 6 डाला और ई सी एक्स के अंदर 4 हमने डाला। उसके बाद हमने सबट्रैक्ट करा दिया ई एक्स को ई सी एक्स से। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आया उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया जो हमने पहले ई बी एक्स जोड़ कराया था। तो अब हमारे पास इसका आउटपुट आना चाहिए है 14। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है। रन करेंगे तो आउटपुट आ रहा है हमारे पास 14। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक सा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का टास्क था। फिर हमारे पास ये 7 इंटू 8 फिर 3 इंटू 2। तो ये क्या आएगा हमारे पास आउटपुट इसका 56 माइनस 6 इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये आप देख लें कि हमारे पास टास्क 2 का बी का भी मैंने कोड लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि वही हमने डॉट कोड के अंदर मेन ब्लॉक में 7 स्टोर करा दिया ई एक्स में, फिर ई बी एक्स में 8 करा दिया और मल्टीप्लाई करा दी ई बी एक्स को। तो वो हमारे पास एक सेकेंड, अच्छा ये जितने भी हमारे पास ये कोड है ना, ये मेरे पास सारे लिखे हैं। मैं आपके साथ ये तो बस मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। असल तो हमारी एक अच्छी खासी लंबी लैब है, वो भी हमें कंडक्ट करनी है, लेकिन मैं एक ओवरव्यू करा रहा हूँ ताकि इसका जो कोड है ना वो आप लोगों की ज़ाहिर है लैब तो सबमिट हो चुकी है। इसका कोड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, तो आप सारे के सारे ऑपरेशंस को आराम से देख सकते हैं। बस एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि अब ये हमारे पास 7 इंटू 8 कर किया इसने, ई बी एक्स के अंदर स्टोर हो गया, मल्टीप्लाई किया ई बी एक्स को तो 7 और 8 हो गया। ठीक है, फिर ई एक्स की जो वैल्यू है वो ई बी एक्स के अंदर आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ई एक्स में 3 और ई सी एक्स में 2 मूव कराया, मल्टीप्लाई करा दिया ई सी एक्स को, और जो वैल्यू आई उसको हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कराना था। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करा दिया ई बी एक्स और ई एक्स को। ठीक है, उसके बाद मूव ई एक्स कॉमा ई बी एक्स। ठीक है, ये भी एक बेसिक सी चीज़ है। फिर हमने कॉल वही राइट डेसिमल क्लियर स्क्रीन। ठीक है, एंड किया। इसका आंसर हमारे पास 50 आना चाहिए, 56 माइनस 6। तो ये हमारे पास आ रहा है 50। ठीक है, इसी तरीके से टास्क सी है। टास्क सी में हमारे पास भी यही डिवीजन है। एडिशन हमने एक एग्जांपल देख लिया, एडिशन माइनस कैसे हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ एक जो आखिरी हमारे पास जिससे मल्टीप्लाई करना है वो लिखते हैं, तो वो जो प्रीवियस होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई की एक एग्जांपल देख लिया और एक इसकी डिवीजन की देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ये है कि करना क्या है इसमें कि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है और इसको मल्टीप्लाई कराना है 4 डिवाइडेड बाय 2 से। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 8। ठीक है, माइनस 2 6 और 6 डिवाइडेड बाय 2 3। ठीक है, और 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो 3 इंटू 2 6, तो हमारे पास 6 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने पार्ट सी में हमने ई एक्स में 4 हमने डाल दिया। ठीक है, फिर ई सी एक्स ई बी एक्स के अंदर हमने 2 डाल दिया। ठीक है, फिर हमने ये डिवाइड से पहले हमने ये करना होता है, मैंने देखा था हमने
EDX कॉमा EDX, ठीक है। फिर हमने डिवाइड EBX को किया, ठीक है। तो हमारे पास 2 से डिवाइड हो गया 4, ठीक है। फिर हमने हमारी वैल्यू EX की जो हमारे पास वैल्यू सेव हुई होगी वो हमने EBX के अंदर स्टोर करा दी। फिर हमने मूव किया EAX के अंदर 4, ठीक है। हमें आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसलिए, ठीक है। फिर हमारे पास ECX जो आया, एक सेकेंड, आगे वैल्यू ECX, हाँ ECX, एक सेकेंड, अच्छा। फिर हमने EAX के अंदर 4 वैल्यू पुट कराई और ECX के अंदर भी 4 वैल्यू पुट कराई। फिर मूव EDX के अंदर 2 कराई, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सवाल आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ये मूव हम क्यों करवा रहे हैं। अच्छा, मूव हम इसलिए करा रहे हैं कि, एक मिनट सर, मार्क माय अटेंडेंस स्लाइड का इशू है, दैट्स व्हाई लेट कनेक्ट किया मैंने। अच्छा, अच्छा, हम मूव इसलिए करा रहे हैं कि हम ये हमारे पास जो वैल्यू है 4 की, ये हमने EX के अंदर कराई, ठीक है। फिर हमने 2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमने EBX के अंदर स्टोर करवाई, ठीक है। फिर हम सब EDX कॉमा EDX करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास आ रही होती है जब डिवीजन करना होता है, तो हमें डिवीजन की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास EDX में हमारे पास, देखें हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ये EDX जो हमारे पास है, ये यूज हो रहा होता है डेटा रजिस्टर के तौर पे। लेकिन हम जब कोई अर्थमेटिक वैसे ऑपरेशन परफॉर्म करें, ऐड सब्ट्रैक्ट, तो हम ये EAX यूज कर रहे होते हैं। डिवीजन के दौरान हम EDX का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें उसको पहले उसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यूज ना इनिशियली आ रही हूँ, इसलिए उसको हम एम्प्टी करते हैं। तो उसको EDX में से ही माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट EDX करते हैं। फिर डिवीजन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, तो EBX के ऊपर हमने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मूव EBX कॉमा EAX हमने किया, ठीक है। ये हमने क्यों किया, एक सेकेंड, अच्छा। अब EAX जो हमारे पास था उसको हमने EBX के अंदर स्टोर करवा दिया, ताकि हम आगे जो भी ऑपरेशन हैं वो EX हमारे पास एम्प्टी हो जाए और उसको हम परफॉर्म कर सकें। EX के अंदर हमारे पास अभी जो वैल्यू आई थी वो हमने EBX के अंदर स्टोर करवा दी, और EX के ऊपर अब हम आगे नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक का हमारा टास्क ये, एक सेकेंड, ये यहाँ तक का टास्क हो गया, ठीक है। ये अब आपने EAX के अंदर एक वैल्यू स्टोर कराई 4। अभी हमारे पास खाली रजिस्टर्स कौन से हैं, EAX है, ECX है और EDX है, ठीक है। क्योंकि EBX में तो हमने ये वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है। फिर हमारे पास EAX के अंदर हमने 4 करवाई, ECX के अंदर 4 और EDX के अंदर 2। फिर हमने ऐड कर दिया EX यानी 4 प्लस 4, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ, और सब्ट्रैक्ट कर दिया EDX यानी कि 2 से, ठीक है। ये EX के अंदर वैल्यू आ रही होगी, स्टोर हो रही होगी, जाहिर है।
ठीक है। उसके बाद हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मूव ई सी एक्स के अंदर हमने, अभी लास्ट हमारी वैल्यू ई एक्स के अंदर आ रही है। अब ई सी एक्स के अंदर हमने 2 मूव करा दिया, फिर हमने डिवाइड करना था, ये देखिए 2 से, तो हमने करके ई सी एक्स में ई सी एक्स से डिवाइड किया जो हमारी अपर वैल्यू थी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी आप सब ई डी एक्स कॉमा ई डी एक्स कह रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करा दिया आपने ई बी एक्स जो हमारे पास ऊपर ई बी एक्स में हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी उससे, और फिर कॉल राइट डेसिमल, कॉल क्लियर फंक्शन, एग्जिट। इसका हमारे पास वैसे आउटपुट आना चाहिए है, क्या आना चाहिए, 8 -2 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू 2 6। बस 6 आउटपुट आ रहा है। तो ये काफ़ी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप लोग जब करेंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। वैसे तो आप लोगों ने लैपटॉप में ये चीज़ की हुई है, लेकिन फिर भी कोई उसमें इश्यूज थे तो मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी इसकी जो हमारे पास ये चारों टास्क की सॉल्यूशन फाइल है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग बाद में भी इसको रन करके देख सकते हैं। ये जितने तीनों चारों टास्क हैं इसमें एडिशन भी कवर हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सारे, ठीक है। फिर हमारी ये आज की जो लैब है, ये एक सेकेंड, आज की जो लैब है हमारी है, ये है असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स पार्ट 2, ठीक है। अब तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसमें हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो जैसे हमने पहले लैब्स में देखा कि हमारे पास हम बेसिक रजिस्टर यूज़ कर रहे थे, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज स्टोर करवा रहे थे। हमारे पास 8 बिट, 32 बिट, 16 बिट रजिस्टर्स गिवन थे, और उनके पहले से उनके नाम हमारे पास ई एक्स, ई पी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स गिवन थे, और ए एक्स, ई बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स, ए एच, ए एल, बी एल, सी एल, ये सारे हमारे पास रजिस्टर गिवन थे। अब इस तरीके से हम अपने ये प्री डिफाइंड हमारे पास गिवन थे। तो 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। अच्छा, तो हम आइडेंटिफायर्स को देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो हम अपने डिफाइंड किए हुए आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं और उनको अलग अलग डेटा टाइप्स दे सकते हैं। तो हमारे पास हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स किस किस किस्म के हैं और उनकी क्या रूल्स हैं। तो आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जैसे सी प्लस प्लस, जावा, वहाँ पे आप डिफरेंट आइडेंटिफायर्स बना रहे होते हैं अपने डेटा को। जिस मेमोरी ब्लॉक के अंदर सेव कर रहे हैं आप लोग, उसको कोई ना कोई नाम दे रहे होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसको हम आइडेंटिफायर कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप लोग, आपके पास जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज है ना, वो आप लोग नोट डाउन करके रखें। फिर इन द एंड ऑफ द क्लास हम वो क्वेश्चन क्वेरीज को ले लेंगे, ठीक है।
वरना अभी बीच बीच में से क्वेश्चन लेंगे तो फिर फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वैसे तो आपके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो भी फिर आपके पास क्वेश्चन या क्वेरीज होंगे ना, तो उसको हम एंड डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो आइडेंटिफायर्स में हमारे पास है कि हम जो भी अपनी वैल्यू सेव कर रहे होते हैं, वो जिस भी हम मेमोरी ब्लॉक में सेव कर रहे हैं उसको किसी आइडेंटिफायर से हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आइडेंटिफायर हमारे पास देने के कुछ रूल्स हैं। वो ये है कि हम उसको 1 till 147 कैरेक्टर्स के अंदर हम दे रहे होते हैं। एक तो 1 till 147 हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो जिसके अंदर आपके पास स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर, साइंस, ये सारी चीजें यूज हो रही होती हैं। बस वो 1 till 147 कैरेक्टर्स के अंदर हम अपने आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमारे पास ये गिवन है कि हम केस सेंसिटिव नहीं होता, नॉट केस सेंसिटिव है। ठीक है, आप उसको अगर सेकंड, आप अगर ये मूव लिख रहे हैं, ठीक है, ये, और अगर आप मूव लिख रहे हैं, तो ये दोनों चीजें सेम कंसिडर की जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि कंपाइलर इनको रन नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो, या कोई आप आइडेंटिफायर की वैल्यू देते हैं, आइडेंटिफायर का नाम देते हैं, तो वो केस सेंसिटिव नहीं होता। आप अगर स्मॉल लेटर्स में भी लिखेंगे और किसी जगह पे कैपिटल लेटर्स में भी लिखेंगे, जैसे कुछ लैंग्वेजेस में होता है, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ गिवन है कि द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। ठीक है, ये फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो एक लेटर होना चाहिए। ठीक है, या तो वो A to Z कैपिटल लेटर्स होंगे, या स्मॉल A to Z के कैरेक्टर्स होंगे, अंडरस्कोर, एट्स, क्वेश्चन मार्क्स, इन सब के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप एट क्वेश्चन मार्क इनकी बजाय अल्फ़ाबेट्स के साथ उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि एट लगाएंगे तो वो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड नेम्स हैं, तो उनको जो है कंपाइलर रन कर सकता है। तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप A to Z जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उससे आप आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट करें। ठीक है, और कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो मे बी डिजिट्स, तो डिजिट से भी आप आइडेंटिफायर्स को के अंदर आप डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी द सेम एज असेंबलर की रिजर्व कीवर्ड्स। तो हमारे असेंबलर के जो हमने मैसम देखा है, जो हमारे पास इरवाइन की लाइब्रेरी है, उसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, और मैसम जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर है उसके प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड्स हैं। तो वो जैसे कि मूव है, एक्सचेंज है, ऐड है, तो इस तरीके का आप नाम अपने आइडेंटिफायर का नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, रिजर्व वर्ड्स हैं, तो उनका नाम आप नहीं दे सकते। आप इस तरीके के नाम दे सकते हैं जैसे वेरिएबल वन, काउंट, जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, डॉलर फर्स्ट, अंडरस्कोर मेन, मैक्स, इस तरीके के आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है, केस सेंसिटिव है, या आप इससे 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 2 से, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं। फिर हमारे पास आती हैं कि डिफाइनिंग डेटा। ठीक है, और डेटा टाइप्स। तो हमारे पास इंट्रिंसिक जो डेटा टाइप्स हैं वो हैं बाइट है, जैसे हम डिफरेंट
डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं इंटीजर स्ट्रिंग। इस तरीके से हमारे पास असेंबली के अंदर डेटा टाइप्स जो है ना वो मेमोरी भी बेस्ड हैं कि हमारे पास सबकी डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज भी अलाउड हुई हुई हैं। अगर हम बाइट दे रहे होंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास 8 बिट की मेमोरी एलोकेट करेगा जो भी हमारा आइडेंटिफायर है उसको, ठीक है, अगर हम उसकी डेटा टाइप बाइट दे रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं कि साइंड है और अनसाइंड है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि साइंड इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं और अनसाइंड क्या होते हैं। तो साइंड इंटीजर्स हमारे पास होते हैं कि जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, जीरो वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास साइंड इंटीजर्स होते हैं। और अनसाइंड इंटीजर्स वो होते हैं कि जो जिसमें आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज या फिर जीरो वाली वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते, वो अनसाइंड होते हैं। तो अगर आप बाइट डेटा टाइप दे रहे हैं तो उसके अंदर आप अनसाइंड इंटीजर्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एस बाइट दे रहे हैं तो आप, अगर आपने नेगेटिव वैल्यूज भी देनी है तो आप उसको एस बाइट दे दें तो उसमें आप साइंड इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वो उसकी हमारे पास मेमोरी होगी 8 बिट की। फिर इसी तरीके से आप अगर 16 बिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, 16 बिट अनसाइंड इंटीजर्स को स्टोर कराने के लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने साइंड करना है तो एस वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डी वर्ड है और एस डी वर्ड है, वो आप 32 बिट अनसाइंड और साइंड इंटीजर्स की डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए दे सकते हैं। फिर हमारे पास, अच्छा, ज़्यादातर हमारे पास यही बाइट वर्ड और डी वर्ड एस वर्ड ये सब यूज हो रहे होते हैं। ये बाकी बहुत कम यूज हो रहे होते हैं, लेकिन उनके भी हमारे पास यहाँ पे सारी फीचर्स लिखे हुए हैं कि ये क्या है। कि क्यू वर्ड है, वो 64 बिट इंटीजर्स के लिए है। फिर टी बाइट है, वो बाइट में आ जाता है, तो वो टी बाइट अगर हम लिखेंगे तो वो 80 बिट इंटीजर्स को हमारे पास स्टोर करेगा। फिर रियल 4 है, ये आई ट्रिपल ई शॉर्ट रियल, जो हमारे पास रियल इनकोडेड वैल्यूज होती हैं उनको 4 बाइट को करेगा। 8 जो है वो 8 बाइट को, 10 जो है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूज को। तो असल बेसिक हमारे पास ये बाइट, एस बाइट, वर्ड, एस वर्ड, डी वर्ड और एस डी वर्ड, ये साइंड और अनसाइंड इंटीजर्स के लिए यूज हो रहा होता है। तो ये चीज़ हमने देखी कि हमारे पास ये आइडेंटिफायर्स हैं और उनको डिफाइन करने की डेटा टाइप जो है वो हमारे पास ये हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टिव्स में क्या है कि डायरेक्टिव्स कमांड दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय द असेंबलर, ठीक है। ये नॉट अ पार्ट ऑफ इंटेल इंस्ट्रक्शन, ये इंटेल के इंस्ट्रक्शन जो है इनका पार्ट नहीं होता। डायरेक्टिव्स डू नॉट एग्जीक्यूट एट रन टाइम। अच्छा, हमारे पास डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है डॉट डेटा है, ठीक है, ये कैपिटल में डॉट डेटा है, डॉट कोड है। तो ये हमारे पास नॉट सेंसिटिव होते हैं क्योंकि हम ये एज अ इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे होते हैं। ये हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं पहले से कि हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक है, उसको आप इस डायरेक्टिव से डिफाइन कर दें, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है कि हमारे पास ये माई वेरिएबल और डी वर्ड के अंदर इसकी डी वर्ड हमने डाटा टाइप दी, माई वेरिएबल इसका ये हमारे पास आइडेंटिफायर है, ठीक है। और उसके अंदर हमने 26 स्टोर करा दिया। तो ये हमारे पास डी वर्ड का डायरेक्टिव है, ठीक है। डी वर्ड का डायरेक्टिव क्या है, माई वेरिएबल। तो उसको हम केस सेंसिटिव भी नहीं है, आप डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये हम देखेंगे आगे कि हमारे पास कोड के डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन की क्या होते हैं। अच्छा, अच्छा, ये रन टाइम के ऊपर नहीं चल रहे होते। जैसे हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस हैं, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब रन टाइम के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास डायरेक्टिव्स होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं, ये पहले से कंपाइल हुए हुए होते हैं, रन हुए हुए होते हैं। तो ये रन टाइम के ऊपर हमारे पास नहीं चल रहे होता है, ठीक है। यूज टू डिक्लेयर कोड, ये डाटा एरियाज, सेलेक्ट मेमोरी मॉडल, डिक्लेयर प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि हमारे पास ये क्यों यूज हो रहे होते हैं। ये सेगमेंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, कोड को डिक्लेयर करने में, हमें डिफाइन करने में आसानी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल में हमने देख लिया कि डी वर्ड का डायरेक्टिव हमारे पास है
ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, इसकी पैरेलल वो हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास ये मूव का इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव AX इन, और उसके अंदर माई वेर जो हमने 26 डाला था ये हम ये कर देंगे। तो ये वाली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन जिसमें जैसे मूव ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब चीज़ होती है, ये चीज़ हमारे पास कहलाती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये चीज़ कहलाती है डायरेक्टिव। तो ये जब आप लोग काम करेंगे तो आपको इसमें डिफरेंस समझ आ जाएगा। मैंने लिखा है कि एन इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट दैट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल व्हेन अ प्रोग्राम इज असेंबल्ड। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल हो जाता है जब आप, ये रन टाइम पे चल रहा होता है, जब आप प्रोग्राम को असेंबल करते हैं तो ये रन टाइम पे कंपाइल हो जाता है। फिर इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसलेटेड बाय द असेंबलर इनटू मशीन लैंग्वेज बाइट्स which are loaded and executed by the CPU at runtime। ठीक है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसलेटेड बाय असेंबलर इनको ट्रांसलेट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज बाइट और इनको एग्जीक्यूट कर देता है CPU किस टाइम पे, जब हम असेंबल करते हैं प्रोग्राम को रन टाइम पे। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं लेबल्स आते हैं। ठीक है, लेबल्स हमारे पास जो है वो ऑप्शनल होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ का एक लेबल भी दें। ठीक है, ये कोई ना कोई निमोनिक्स आप उसमें दे सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ की एब्रीविएशन दे सकते हैं। तो ये लेबल हमारे पास ऑप्शनल चीज़ है। ये हम जब कोड कर रहे होंगे तो देखेंगे ये लेबल के हमारे पास काफ़ी डिफरेंट ये है। एक्ट एज प्लेस मार्कर्स। ठीक है, मार्क्स द एड्रेस ऑफ ऑफसेट ऑफ कोड एंड डेटा, फॉलो आइडेंटिफायर रूल्स। ठीक है, फिर डेटा लेबल है हमारे पास, या कोई यूनिक कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये पर किस्म के हमारे पास ये डेटा लेबल्स हैं। एक है डेटा लेबल है, फिर कोड लेबल है। तो लेबल हमारे पास बेसिकली काम ये कर होता है, जो भी हम कोड डिफाइन कर रहे हैं उसको कोई ना कोई, या हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसको कोई ना कोई लेबल देना होता है हमने, जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो रही है, या कोई कोड सेगमेंट है या कोई प्रोसीजर है, तो उस पूरे प्रोसीजर को भी अगर हम कोई नाम देना चाहें तो वो लेबल कंसिडर हो। तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर ये हमने अपनी तरफ से एक लेबल बनाया था, काउंट है, और उसके अंदर हमने आपको जो क्वेश्चन हैं क्वेरीज हैं आप नोट करके रखें, उसको हम आखिर में एड्रेस करेंगे। हम ये देख रहे थे कि हमने एक सेकेंड, जो हमने आइडेंटिफायर्स पढ़े हैं इस तरीके से हम अगर डेटा लेबल दे रहे हैं तो उसको हम एज आइडेंटिफायर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमने काउंट दिया है डीवर्ड टाइप का, और उसके अंदर हमने 100 वैल्यू पास की। अगर हम उसके अंदर कॉलम दे रहे हैं, बगैर कॉलन कॉलन के दे रहे हैं, ठीक है, ये काउंट वर्ड को, तो ये एज ए डेटा लेबल काउंट हो रहा होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास कोड लेवल आएगा। ये कोड लेवल हमारे पास इस तरीके से आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा हमारे पास कोई प्रोसीजर डिफाइन हुआ है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये हमारे पास कोड लेवल के तौर पे हम इसको, जैसे हमने टारगेट है, टारगेट के आगे कॉलम लगा दिया, तो ये टारगेट हमारा कोड लेवल है। ठीक है, ये हमारे जितना कोड है उसका लेवल है। अब हम कहीं भी होंगे और हम ये वहाँ पे जंप टारगेट, जैसे टारगेट है तो जंप टारगेट लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, जहाँ जंप टारगेट दिखेगा वहाँ ये वापस से एज ए लूप घूम जाएगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा, और फिर दोबारा उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर देगा। तो ये हमारा कोड लेवल ये काम कर रहा होता है कि हमारे पास जो भी प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, मूव ऐड सब्ट्रैक्ट,
ठीक है। उन उस पूरे के पूरे प्रोसीजर का जो नाम है वो आप एज अ कोड लेवल दे रहे होते हैं विद अ कॉलन। ठीक है। और उसके अंदर आप जैसे जंप का ऑपरेशन परफॉर्म किया, जंप टारगेट, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि ये जैसे मैंने जंप टारगेट लगा दिया है, तो जंप टारगेट ये दोबारा यहाँ टारगेट पे आ जाएगा, फिर ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होंगे, फिर जंप टारगेट आ जाएगा, ज़ाहिर है कोड में लिखा हुआ है, तो ये दोबारा टारगेट पे जंप कर देगा। तो इस तरीके से इस चीज को हम ब्रेक किस तरीके से करेंगे कि आप जैसे ये टारगेट हमने कोड लेवल बनाया हुआ है, इस तरीके से कोई और आप कोड लेवल बना दें, या तो उसको आप इन दी स्टार्टिंग ऑफ द कोड लिख दें, या इस टारगेट के बाद आप उस को डिफाइन कर दें ताकि आपका वो, और उसके बाद आप क्या कर दें जैसे टारगेट 1 कर दें में। ठीक है, टारगेट 1 मैंने इसके बाद बना दिया एक कोड लेवल, और उसके नीचे सारा कोड लिखा, और उसके बाद एक दफा जब ये जंप टारगेट हो गया तो फिर मैं यहाँ पे जंप टारगेट 2 कर दूं, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट उसके ऊपर चीज चली जाएगी। तो ये हमारे पास लेबल्स हैं कि जो ऑप्शनल होते हैं, अगर आप चाहें तो दे दें, नहीं तो कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। इस तरीके से हमारे पास डेटा लेवल है और कोड लेवल है। ठीक है, फिर निमोनिक्स आ जाते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास ये मूव है, ऐड है, सबट्रैक्ट, मल, कॉल। ठीक है, ये निमोनिक इंस्ट्रक्शंस हैं। निमोनिक्स आपको पता होगा कि शॉर्ट फॉर्म होती है। ये मल्टीपल निमोनिक्स हैं, ऐड का है, सबट्रैक्ट का है, हमारे पास मल्टीप्लाई का है। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं असेंबली लैंग्वेज के, तो इसमें कोई इतनी लॉजिकल चीज़ नहीं है। ये बहुत ही बेसिक से फंडामेंटल्स हैं, इनकी नॉलेज आपको असेंबली का कोड समझने से पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपके। जी, प्रैक्टिकल भी हम इसका करेंगे, इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास ये ऐड है, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जंप, कॉल, ये मल्टीपल निमोनिक्स हैं, ये हम आगे यूज़ कर रहे होंगे। फिर हमारे पास आता है ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड हमारे पास क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, जो हम शुरू में भी टास्क में कर रहे थे, ई एक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ई बी एक्स, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो वो हमारे पास ऑपरेंड के तौर पे काम कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस कैन हैव बिटवीन 0 एंड 3 ऑपरेंड्स ईच, ऑफ विच कैन बी अ रजिस्टर हो सकता है, एक जो हमारे पास ई एक्स, ई बी एक्स, ये सारे रजिस्टर से, ये रजिस्टर हो सकता है, कोई मेमोरी ऑपरेंड हो सकता है, कोई आईओ पोर्ट हो सकती है, इनपुट पोर्ट हो सकती है जिसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कांस्टेंट इमीडिएट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 96, इसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। ठीक है, 96 के ऊपर हम कोई चीज ऐड करा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो ये ठीक है, ये चीज हो सकती है। फिर हमारे पास रजिस्टर है, ई एक्स रजिस्टर है। ठीक है, वो भी एज अ ऑपरेंट कर सकता है। एक हमारे पास ऑपरेंट होता है, फिर एक ऑपरेटर होता है, जो कि ऑपरेंट जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन या जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है, और जो चीज़ परफॉर्म कर रही है वो ऑपरेटर होता है। ये चीज़ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है जैसे मेमोरी के डेटा लेवल है, एक अकाउंट, ये भी ऐसा ऑपरेंट काम कर सकता है कि हम इसके अंदर एज ऑपरेंट इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पे हमारे पास कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि नो ऑपरेंट कोड, ये से कि जिसमें कोई ऑपरेंट नहीं है, ये, लेकिन ये भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक लाइन ऑफ कोड है। एसटीसी, एसटीसी काम क्या कर रहा होता है, सेट कैरी फ्लैग, ये सेट कैरी फ्लैग को 1 कर रहा होता है। जो हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पिछली लैब में डंप रजिस्टर कर रहे थे, तो डंप रजिस्टर आप जब करते हैं तो आपके पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल आपके पास रजिस्टर्स की वैल्यू भी आ रही होती है, ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, सबके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो आ रही होती हैं, और रजिस्टर्स के बाद फ्लैग्स की भी वैल्यू आ रही होती है कि ये कैरी फ्लैग है, और इस तरीके के मल्टीपल फ्लैग्स हैं। तो ये चीज़ क्या करती है, ये कैरी फ्लैग को 1 कंसिडर कर देती है। तो ये भी हमारे पास नो ऑपरेंड कोड की एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास अगर कोई ऑपरेंड नहीं है तो तब भी हम ब्लॉक ऑफ कोड दे सकते हैं। ठीक है, फिर 1 ऑपरेंड कोड है, ये भी काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये जब हम करेंगे तो फिर आपको समझ आएंगी।
अच्छा, फिर हमारे पास कमेंट्स हैं। अच्छा, कमेंट्स भी ऑप्शनल होते हैं, ये आप लगाएं तब भी ठीक है, नहीं तो आपकी आपकी आसानी के लिए जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हम ये देखें, ये कमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मल्टी लाइन कमेंट है कि जिसमें हम कमेंट का नेम और कोई आगे ऑपरेटर दे रहे हैं, और ये सिंगल लाइन कमेंट है जिसमें हम एक सेमी कॉलन दे रहे हैं। ठीक है, और अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सेमी कॉलन की वजह से सिंगल लाइन जो है ये एक कमेंट कंसिडर हो जाएगी, लेकिन बाकी लाइंस नहीं होंगी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को कमेंट कर दें, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कमेंट का कीवर्ड है। ठीक है, और फिर उसके आगे हम कोई भी मार्क लगा सकते हैं, कोई भी सिंबल, ये हम एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो चीज कमेंट के बाद लगा रहे होंगे हमें उसको एंड भी उसी से करना पड़ेगा। तो ये सारा कोड जितना भी इसके अंदर आ रहा होगा ये सारा मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको कंपाइलर रन नहीं करेगा, ये एज अ मल्टी लाइन कमेंट कंसिडर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, कमेंट कैन बी स्पेसिफाइड इन टू वे, सिंगल लाइन एंड ब्लॉक कमेंट्स। ठीक है, ब्लॉक जो है वो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, पर सिंगल लाइन कमेंट जो है वो सेमी कॉलन से बिगिन हो रहे होते हैं। ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट जो है मल्टी लाइन डायरेक्ट कमेंट डायरेक्टिव एंड अ प्रोग्रामर चूजिंग कैरेक्टर। ठीक है, वो मल्टी लाइन कमेंट है